नमस्कार दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप इतने लोगों के सामने मैं हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और अपने बारे में, अपने एक्टिंग कैरियर के बारे में कुछ मैं ज़रूरी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि मैं मुश्ताक खान मध्य प्रदेश के एक बालाघाट ज़िले का रहने वाला हूँ। बालाघाट ज़िले में भी एक आदिवासी एरिया है, बैहर। इट्स नॉट मैहर, मैहर भी एक है एमपी में जो जहाँ पे मंदिर बहुत फेमस है, बट मैं बैहर का हूँ, BAIHAR, बैहर। तो मैं अपने बारे में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह मैं मुंबई आया और मेरा अभिनय का सफ़र शुरू हुआ। मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था, जब मैं 6वीं क्लास में था, 6th स्टैंडर्ड में, तब से ही मुझे स्टेज में जाने का बड़ा शौक था। मैं पहले गाने भी गाया करता था स्टेज में जा कर के। तो जितने भी ये हमारे 26 जनवरी, 15 अगस्त, रामनवमी और दुर्गा पूजा वगैरह जितने भी फंक्शन होते थे या स्कूल के जो भी कार्यक्रम होते थे, हर एक में मैं हिस्सा लिया करता था। और उसके बाद तो मैंने अपने स्कूल से लेकर कॉलेज तक बहुत सारे नाटक किए। फिल्में देखने का बहुत शौक़ था क्योंकि एक्टिंग की तरफ बहुत रुझान था, एक्टिंग ही करना चाहता था। छोटे छोटे नाटक लिखा करता था फिल्में देख करके। तो कहानी वही हुआ करती थी जो फिल्मों की होती थी। चूँकि लोग मिलते नहीं थे, लड़कियां होती नहीं थी और लड़कियों को अलाउ नहीं होता था उनके घरों से, उनके माता पिताओं से, तो हम कोई ऐसा खूबसूरत लड़का, कम उम्र का लड़का ऐसा जो हमसे जूनियर हुआ करता था, उसको हम हीरोइन बनाया करते थे और उसको स्त्री पात्र दिया करते थे। तो ये शौक़ मुझे बचपन से ही था एक्टिंग का। तो खुद ही मैं लिखता था, डायरेक्शन दिया करता था और एक्टिंग भी किया करता था, लोगों को जोड़ता था। तो ये जुनून था एक्टिंग का। तो मेरे जो दोस्त लोग थे और जो मेरे प्रोफेसर थे या मेरे लेक्चरर थे स्कूल में, कॉलेज में, वो हमेशा मुझसे कहा करते थे कि भाई यार तुम चले जाओ यहाँ से, मुंबई चले जाओ, तुम्हारे लिए ये जगह नहीं है, तुम्हें तो मुंबई चले जाना चाहिए। क्योंकि अब घर में जो था, कपड़ों का धंधा था, मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था। मेरी माँ, मेरे फादर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं जाऊँ मुंबई या घर से बाहर कहीं भी जाऊँ। मगर मेरे बड़े भाई जो थे वो मेरे जज्बातों को और मुझे बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। उनको मालूम था कि ये क्या करना चाहता है और यही कर सकता है। तो उनका सपोर्ट मुझे मिला, महफूज भाई का। तो इस तरह मैं स्कूल से लेकर कॉलेज तक थिएटर में एक्टिंग करता रहा। और फिर एक बार जब मायापुरी में एडवर्टीजमेंट आया था एक नेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न का, वो मैंने उसका फॉर्म भर दिया था। और जब उसका मेरे को कॉल आया तो मुंबई में चला आया, ज़िद करके अपने पेरेंट्स से, अपने भाई की मदद से, और मेरे एक बहुत सारे और भी सपोर्टर थे जिसमें सुरेश जरगस नाम के एक थे जो कि थिएटर खुद करते थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे। तो इस तरह से मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिला और मैं अपने छोटे से गांव से, जहां से कि बड़ा मुश्किल था, 1975 में मैं मुंबई आया। मुंबई आकर के मैंने वो एकेडमी जो कि आपको मैंने बताया, नेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविज़न ज्वाइन किया। वहाँ पर जो हमारे प्रिंसिपल थे मिस्टर गोपाल दत्त, वो पूना इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल थे।
उन्होंने यहाँ पर ये एकेडमी खोली थी। और जो हमारे जो भी इंस्ट्रक्टर थे वो सारे के सारे पूना इंस्टीट्यूट के थे। उसमें टॉम अल्टर साहब थे, गीता खन्ना थी, इनायत अली थे, विक्रांत माथुर थे। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्टर थे जो कि पूना इंस्टीट्यूट के ही पढ़े हुए थे। 6 महीने की ट्रेनिंग हमने ली और वो ट्रेनिंग के बाद हमें छोड़ दिया गया कि जाइए आप मुंबई की सड़कों में। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही भयंकर संघर्ष था कि डोर टू डोर जाना प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास काम मांगने के लिए, बहुत मुश्किल था। आज तो फिर भी इतने सारे चैनल्स खुल गए हैं, सीरियल्स हैं, वेब सीरीज़ हैं, फिल्में हैं, बहुत सारा काम है लोगों के लिए करने के लिए। उस वक्त नहीं था, उस वक्त सिर्फ फिल्में ही थी और दूरदर्शन के नाम पे, टेलीविज़न के नाम पे सिर्फ दूरदर्शन था, जो कि आप लोग जानते हैं उस वक्त सिर्फ सैटरडे और संडे ही उसमें प्रोग्राम्स आते थे, एक ही फिल्म दिखाई जाती थी। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इनटू द फिल्म्स, बट लगे रहे और बहुत संघर्ष किया है। फिर हमारे एक दोस्त जो थे सुरेश जरकर, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की थी वहाँ से यहाँ तक आने में, उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया, एक सजेशन दिया कि भाई तुम जो है थिएटर ज्वाइन कर लो। तो मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर मैंने ज्वाइन किया इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जन नाट्य संघ। ये बहुत बड़ा थिएटर है और ये पूरे हिंदुस्तान में है, खास करके मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर में ये बहुत ज़्यादा सक्रिय है ये थिएटर। इस थिएटर में हमारे बहुत दिग्गज कलाकार रहे हैं। स्वर्गीय बलराज साहनी, स्वर्गीय A.K. हंगल, स्वर्गीय कैफ़ी आज़मी साहब, मनमोहन कृष्ण, संजीव कुमार, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट जो हैं इस थिएटर में रहे। मैंने ये थिएटर ज्वाइन किया 1980 में। इस थिएटर को ज्वाइन करने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, एज एन एक्टर भी। लोगों से पहचान बनी, लोगों से ताल्लुकात बने और एक जो खालीपन था, जो हम जिस तरह स्ट्रगल किया करते थे, उसमें एक थोड़ा सा चेंज आया। क्योंकि अब थिएटर होता था, शाम को चले जाते थे, दिन भर स्ट्रगल करते थे फिल्मों के लिए और शाम को थिएटर में चले जाते थे। तो इस तरह मुझे थिएटर में जो पहला मेरे को ब्रेक मिला, एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष का ये प्ले था, एक और द्रोणाचार्य। जब ये इसकी रीडिंग हुई तो मुझे लकीली, आई वॉज वेरी लकी कि मैंने पहले ही प्ले में मुझे द्रोणाचार्य का रोल मिला। उस नाटक को करने के बाद थिएटर में मेरी एक पहचान बनी और एज एन एक्टर लोगों ने मुझे पहचाना और मेरी तारीफ़ें भी की और मुझे फिर अच्छे अच्छे रोल्स मिलने लगे। फिर वहीं से, उसी थिएटर से जब मैं एक प्ले कर रहा था तो डायरेक्टर इस्माइल शरॉफ ने मुझे अपनी फिल्म थोड़ी सी बेवफाई में एक छोटा सा रोल दिया। इस तरह मुझे थिएटर से बहुत फ़ायदा हुआ और मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा कब हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। एक प्ले मैंने किया था, उस प्ले का नाम था लोक कथा 78। ये नाटक एक्चुअली मूल नाटक जो है ये मराठी नाटक है, लोक कथा 78, जो हमने उसको हिंदी में अडॉप्ट किया और इसके डायरेक्टर थे हमारे रमेश तलवार। रमेश तलवार चूँकि फिल्मों के भी बहुत बड़े डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, लाइक दूसरा आदमी, ज़माना, दुनिया, साहिबा वगैरह वगैरह। इन्होंने ये हमेशा जुड़े रहे थिएटर से। इप्टा में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इनके ही ये प्ले लोक कथा 78 में मैंने जब काम कर रहा था तो हमारे बहुत बड़े राइटर सलीम जावेद वाले सलीम ख़ान मेरा एक प्ले देखने आए थे, यही प्ले लोक कथा 78, और उन्होंने मेरे काम को बहुत पसंद किया और रमेश जी को बोला कि भाई वो लड़का कौन है जिसने ये रोल किया है। तो रमेश जी ने फिर मेरा नाम लिया और मुझे दूसरे दिन बताया कि भाई सलीम खान ने आपके रोल को बहुत पसंद किया और आपको याद कर रहे थे, आप ज़रूर उनसे जाके मिलिए। सलीम खान से जब मैं मिला तो बहुत खुश हुए और उनके घर में जाके मिला था मैं, और उन्होंने कहा भाई तुम
ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ तुम्हारे काम से और मुझसे मिलते रहा करो। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि इतने बड़े राइटर ने मेरे काम को सराहा था। तो बस उसके बाद मैं सलीम साहब के पीछे लग गया और लकीली जब एक दिन मैं उनके घर गया मिलने के लिए, ऐसे जाया करता था, तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ मियाँ तुम आ गए, अभी तुम जितनी जल्दी हो सकता है तुम चले जाओ, यारी रोड में एक शूटिंग चल रही है, उसके डायरेक्टर है महेश भट्ट, वो फिल्म मैं कर रहा हूँ और फिल्म का नाम है कब्ज़ा, वो तुम्हारे लिए मैंने बात की है, जाओ मिल लो उनसे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उन्होंने अपनी मुझे गाड़ी में बिठाया, एक जगह पे जो उन्होंने मुझे छोड़ा और कहने लगे आप जाइए, आप मिल लीजिए उनसे। और मैं जब भट्ट साहब से मिला तो वो बस वो मुलाकात, और उसके बाद फिर उनके साथ मैंने कम से कम 15 फिल्में की महेश भट्ट के साथ। तो वो पहली फिल्म मेरी महेश भट्ट के साथ जो थी वो थी कब्ज़ा, जिसमें संजय दत्त, अमृता सिंह, राज बब्बर वगैरह थे। भट्ट साहब ने फिर मुझे बड़े अच्छे अच्छे रोल्स दिए। अब आप लोगों ने देखा ही होगा, कब्ज़ा के अलावा गुनाह, दिल है के मानता नहीं, जुनून, आशिकी, सड़क, हम हैं राही प्यार के, सर, सातवां आसमान, नाराज़, गुमराह, मिलन वगैरह वगैरह। इनमें से हमें राही प्यार के और आशिकी, खास करके आशिकी से मुझे अच्छी पहचान बन गई थी, बट हमें राही प्यार के से और भी मुझे ज़्यादा तारीफ़ें मिली और लोगों ने पहचाना। सर एक फ़िल्म थी जिसमें मेरा नेगेटिव रोल था और हमें राही प्यार के में मेरा कॉमेडी रोल था। दोनों फिल्में एक साथ रिलीज़ हुई थी, लेकिन हम हैं राही प्यार के ज़्यादा बड़ी हिट हुई, आमिर खान और जूही चावला वाली। उसके बाद ज़्यादातर लोगों ने मुझे कॉमेडी के रोल ही दिए। इस तरह मैं ये फिल्में करते करते एक 7-8 साल तक तो मैंने सिर्फ भट्ट साहब के साथ ही काम किया, जिसमें मैंने जैसा मैं आपको मैंने बताया कि कम से कम 15-16 फिल्में मैंने उनके साथ की। फिर मैंने बाहर की फिल्में, लोगों ने मुझे रोल दिया बाहर की फिल्मों में, बहुत सारी फिल्म डेविड धवन की जोड़ी नंबर 1, 1 और 11, क्रांतिवीर, जो हिट फिल्में थी उनकी मैं बात कर, क्रांतिवीर, 1 और 11, जोड़ी नंबर 1 बताया मैंने आपको, रास्कल और गदर, और फिर वेलकम वेलकम टू, ये सारी फिल्में की। और अभी तक कम से कम मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन फिर भी 250-300 फिल्में मैं कर चुका हूँ। इस तरह मेरा ये सफ़र रहा और मैं कभी एक ही बात कहूँगा कि मैंने कभी संघर्ष से मैं कभी हारा नहीं। शुरू के दिनों में जब काम नहीं होता था तो थिएटर जैसे मैंने ज्वाइन कर लिया था, तो मैंने असिस्टेंट का भी काम किया, प्रोडक्शन में भी काम किया है, टू गेट सम मनी। तो और गेस्ट हाउस में रहा करते थे, बड़ा मुश्किल होता था। हर 4 महीने 3 महीने में, मतलब मकान मालिक बोलता था कि 4 महीने हो गए भैया, देख लो, नहीं तो अभी दूसरी जगह देख लो। ऐसा बहुत हुआ। हमारे बहुत अच्छे कुछ डायरेक्टर्स थे जिन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया, खासकर टीनू आनंद साहब एक फ़िल्म बना रहे थे कालिया, और मैं उनके पास जब गया तो उन्होंने कहा लाले इसमें तो कोई रोल ही नहीं है। मैंने कहा सर एक्चुअली रोल तो नहीं का, थोड़ा काम मिल जाए तो, क्योंकि पैसा चाहिए था, क्योंकि मकान मालिक ने बोल दिया था, गेस्ट हाउस वाले ने, कि भैया अगर 4 महीने हो गए हैं पैसा नहीं मिला तो दूसरी जगह देख लो। तो टीनू साहब को जब मैंने ये हकीकत बताई तो उन्होंने कहा ठीक है, कल से तुम शूटिंग में आ जाओ और जैसा मैं कहूँ वैसे करना। तो वो मैं 9-10 दिन तक कालिया में कैदी के कपड़े पहनकर मैंने रोल किया था, और शाम को 125 रुपये मिला करते थे। आई थिंक दिस इज़ काफ़ी पुरानी बात है ये, 81-82 की बात होगी ये, जब कालिया फिल्म बनी थी। तो अच्छे अच्छे लोग भी थे यहाँ इंडस्ट्री में मिले। हमारे एक दोस्त थे केतन ठाकर, जिनकी होटल है आर्य निवास, वो भी एक्टिंग में इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनका बिजनेस भी था तो ज़्यादातर बिजनेस में रहते थे। आज वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उन्होंने बहुत सहारा दिया। उनका होटल था तो उस होटल में हम रहते थे, वहीं पर हम खाना भी खाते थे, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता था रहने का, खाने का। तो इस तरह से मुंबई में संघर्ष करते हुए ऊपर वाले का सहारा रहा, दोस्तों का सहारा रहा, तो चलता रहा। तो संघर्ष बहुत रहा, संघर्ष तो खैर, लेकिन ठीक है, संघर्ष के बाद जो चीज़ हमें मिलती है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा आनंद आता है, ये बात फैक्ट है। तो इस तरह से हमारा ये फिल्मी सफ़र रहा
आज ऊपर वाले की मेहरबानी है, आप लोगों की दुआएं हैं कि आपके सामने बैठ कर हम बात कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है सर। अब आप अगर कुछ प्रश्न करना चाहें, सवाल करना चाहें तो यू आर वेलकम। सवाल ये है कि बहुत सारे जैसे बहुत सारे एक्टर को देखे हैं, वो भी अब लाइव आते हैं तो बताते हैं, सर से यूट्यूब पर भी आते हैं तो बताते हैं जो थिएटर करे, मतलब उनके पीछे जो बताते हैं थिएटर किए हैं और थिएटर से उसके बाद थिएटर करके ही एक्टिंग में पहुंचे हैं। तो मेरा सर मतलब मेरा हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं, थिएटर करे या फिर एक्टिंग क्लास करे। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप कंफ्यूज बिल्कुल मत रहिए। देखिए, हम भी जब आए यहाँ पे मुंबई आए थे तो हम थिएटर करने नहीं आए थे, फ्रैंकली स्पीकिंग। हम थिएटर करने नहीं आए थे, हम एक्टिंग करने आए थे। और जब हम एक्टिंग करने आए थे तो हमने इसको प्रोफेशन बनाया था। तो आपको प्रोफेशन तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका या तो फिर आप किसी ऐसी सर्विस में हैं या आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है और शौकिया आप अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है। तो अभी आप कन्फ्यूजन को बिल्कुल निकाल दीजिए। आप अगर एक्टिंग करना चाहते हैं तो फिर एक्टिंग पे पूरा आप कितना कॉन्फिडेंस है एक्टिंग पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एवरीबडी कैन जज हिमसेल्फ। हर आदमी अपने आप को जज कर सकता है, हर लड़का या हर आने वाला जो कि मैंने मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप एक्टिंग के लिए सब यही है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है, प्लीज़ यू आर वेलकम, गो अहेड आगे। ये दिक्कत होती है, जैसे कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, जैसे एक्टिंग क्लास कर लेते हैं फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे काम मिल जाएगा, लेकिन फिर मन में ना होता है, सब थॉट आते हैं, नहीं भाई तू थिएटर कर, थिएटर में बहुत ज्यादा मतलब होते हैं ना, प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, थिएटर बहुत अच्छा होता है। ये सर हमेशा कंफ्यूज रहता है। नहीं, मैंने आपसे कहा कन्फ्यूज़न बिल्कुल निकाल दीजिए। ये आपने अगर सोच लिया कि नहीं मैं आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब आया था ना तो मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस था, दूसरों के कॉन्फिडेंस से नहीं। मुझे बहुत से मेरे दोस्त लोग कहा करते थे, मेरे प्रोफेसर, मेरे टीचर्स कहा करते थे कि भाई तुम यार एक अच्छे एक्टर हो, तुमको तो मुंबई जाना चाहिए या पूना जाना चाहिए, यहाँ का क्या कर रहे हो तुम। वो उस पर उनके कहने पे नहीं आया हूँ मैं, फ्रैंकली स्पीकिंग उनके कहने पे नहीं आया हूँ। मैं मेरे अंदर की आवाज़ से, मेरे अपना कॉन्फिडेंस मुझे लेके आया, किसी के कहने से नहीं कि आप बहुत अच्छे लगते हो, आप बिल्कुल शाहरुख लगते हो, सलमान लगते हो या अक्षय लगते हो, इसमें नहीं आने का है। आप अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, आप अपने आप को टटोलिए। आप ये देखिए कि क्या मैं वाकई एक्टिंग कर सकता हूँ। आपको आपका सवाल, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, तब लगे कि हाँ बिल्कुल, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक थिएटर की मैंने बात की है, थिएटर तो आपके एक प्रयोगशाला है। थिएटर मैंने जब किया था तो मुझे बहुत मज़ा आता था थिएटर करने में, आज भी मेरे को बहुत मज़ा आता है थिएटर करने में। थिएटर आपको बहुत कुछ देता है। अभी मैंने उसको क्या किया कि मैंने तो एक प्रैक्टिस भी किया, साथ ही साथ मुझे, हालांकि वहाँ से हिंदी थिएटर से पैसा नहीं मिलता था, बहुत नहीं के बराबर मिलता था पैसा, कुछ भी नहीं ना, अब बिल्कुल समझिए कि कुछ भी पैसा नहीं, लेकिन वहीं से मुझे फ़ायदा हुआ और मेरे जैसे बहुत सारे कलाकारों को फ़ायदा हुआ। एक तो मैंने जितना भी थिएटर किया, 10 साल थिएटर मैंने किया है, फिल्मों में काम करने के बाद भी मैं थिएटर करता रहा। तो आप देख लीजिए, जैसे मैंने आपको कहा, मेरे को जो भी काम मिला वो थिएटर से ही मिला। तो थिएटर को मैंने इस तरह से नहीं किया कि भैया मैं सिर्फ थिएटर ही करने आया हूँ, नहीं, मेरा क्लियर था, मैं दिमाग में मेरे एकदम क्लियर था कि मुझे एक्टिंग अपना प्रोफेशन बनाना। तो प्रोफेशन जब बनाना है तो आपको तो पूरा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, तो ये कन्फ्यूज़न आपको निकालना पड़ेगा। और थिएटर तो मैंने इसलिए कहा कि भैया आपको एक सहारा मिल जाता है, आपको सहारा मिल जाता है कि आप कुछ दिखा सकें, अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बता सकें और अपने आप में भी इम्प्रूव कर सकें एज एन एक्टर। एक सवाल पूछना चाहते हैं सर आपसे, जैसे हर एक एक्टर का जो होता है कंफर्ट जोन होता है, कहते हैं मतलब कि मतलब जैसे मेरा ये रूम है सर, जैसे मैं यहाँ पे अगर कैमरा रख के करता हूँ, कोई चीज परफॉर्म करता हूँ, कोई भी मोनोलॉग परफॉर्म करता हूँ, तो वो काफी मतलब अच्छे से हो जाता है। बट अगर यही मैं कहीं मतलब कहीं ऑडिशन के लिए जाना पड़ता है या कहीं ओपन माइक करना पड़ता है जाके, तो सर थोड़ा सा कॉन्शियस फीलिंग आती है, मतलब थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा पसीने भी छूटते हैं। तो सर क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप शेयर करना चाहें तो इससे? बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है गुप्ता जी आपका। मैं ये आपको बता दूं, ये जो डर बोल रहे हैं ना, ये डर का होना बहुत ज़रूरी है, ये डर का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन साहब का इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जब भी मैं कोई नई फिल्म करता हूँ और उस कैरेक्टर को करने में मैं एक डर मेरे अंदर रहता है कि क्या मैं इसको कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इसका होना भी बहुत ज़रूरी है।
ये ओवर कॉन्फिडेंस को काटता है। तो इससे आप घबराइए मत, आप बिल्कुल मत घबराइए। और ये जो बोल रहे हैं, जो कंफर्ट आप महसूस करते हैं कि कमरे के अंदर और कमरे के बाहर और कुछ लोगों के सामने, ये धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। जब बिगनिंग में आप जब आएंगे ना, तो आपको लगेगा, जब शुरू में जब कैमरा फेस करते हैं तो थोड़ा कॉन्शियसनेस होते हैं। और वैसे भी एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कॉन्शियसनेस होना ज़रूरी है। जब भी आप एक्टिंग करते हैं तो 100% आप इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि आपको मालूम होता है कि आपके सामने कैमरा, वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि आपको लाइट कहाँ से लेनी है, आपको कोई कवर तो नहीं कर रहा है, आप आउट ऑफ द फ्रेम तो नहीं जा रहे हैं। तो वो कॉन्शियसनेस भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इतने कॉन्शियस नहीं होंगे, तो सपोज ऐसा कोई सीन है जहाँ पर कि सामने वाले को आपको चाकू मारना है, तो आप तो रियल उसको मार डालेंगे उसको, ना भाई, उसको तो ख़त्म ही कर देंगे आप, दी एंड हो जाएगा उसका। तो वो ऐसा नहीं है, तो वो कॉन्सिस्टेंस भी ज़रूरी है। तो ये सब को समझ के और इसको जान करके कि नहीं भाई, हम एक्टिंग कर रहे हैं, बट इतना नेचुरल हो जाता है कि आप धीरे जब आप करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपका वो डर, आपके वो कॉन्शियसनेस, वो कंफर्ट जोन वापस आ गया। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। मेरा सवाल है सर कि हंसना और रोना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसे ट्रिक बता दीजिए। जहाँ तक, हालांकि तुम्हारा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आ, हम लोग जो है ना, हम लोगों ने एक दिमाग में रख लिया है कि बहुत से, जब मैं स्कूल में था या जब मैं यहाँ पर भी आया, एक्टिंग क्लास मैंने ज्वाइन किया था, तो हमारे बहुत से कलाकार जो थे वो कुछ तो ऐसा पानी डालते थे अपने आँख में, या फिर ऐसा उंगली करते थे आँख में आंसू लाने के लिए। सब बेकार बात है, ये कुछ नहीं है। आंसू का लाना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आंसू का लाना किसी भी सीन के लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप उसको कितनी ईमानदारी के साथ और कितने इन्वॉल्वमेंट के साथ कर रहे हैं। सपोज़ अगर कोई आपका, खुदा ना करे ऐसा हो, किसी की डेथ हुई है, कुछ हुआ है, और ऐसा सीन आपको करना है, तो उसके लिए मैं नहीं समझता हूँ कि उसके लिए आंसू का आना बहुत ज़रूरी है। आपने आपके आवाज़ से और आपके एक्सप्रेशन से ये पता चल जाना चाहिए कि आप कितने दुखी हैं। और अगर आपको, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है और आपने उसको रियली उसको समझा है उस चीज़ को, और उस चीज़ को आपने दिल में लिया है कि हाँ भाई, ये मेरा एक बहुत बड़ा लॉस हो गया किसी की डेथ से आपको, तो अपने आप आंसू आते हैं। फीलिंग्स बहुत ज़रूरी है। तो उसको, फीलिंग्स को लाने के लिए और आंसू को लाने के लिए कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हंसने का भी है। अब हंसने का क्या सवाल है, एक्चुअली मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि किसी को हंसाना बड़ा मुश्किल है, या आप खुद खुद हंसना। खुद हंसना तो बहुत ही, हंसिए, आप हंसिए। ये हो गया। सर अभी तो समझो हंस लेता हूँ, लेकिन कभी दुखी रहता हूँ तो हंसना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे तो कमाल कर रहे हो यार, जब दुखी हो तो क्यों हंसोगे तुम? अच्छा समझो सर, सीन आया, अभी हम लोग अच्छा, कुछ टेंशन रहा, फिर सीन आया, हंसना आया, तो फिर हंसना मुश्किल हो जाता है। मतलब टेंशन कौन सा, घर का टेंशन या आपका अपना टेंशन? हाँ समझ गया मैं। अगर कोई घर का टेंशन है और आपको हंसने वाला सीन करना है, या आपका अपना कोई टेंशन है और आपको बोला कि भाई हंसने वाला सीन है, तो हाँ, यही तो कलाकार की पहचान है भाई। वो एक फिल्म देखी थी आपने, मेरा नाम जोकर? देखिए, कलाकार का ये है, एक बात हमेशा याद रखो भाई गुप्ता जी, घर में कितना ही बड़ा मातम क्यों ना हो गया हो, लेकिन जब कैमरे के सामने आप हैं और जो आपको रोल दिया गया है, तो सबसे बड़ा कलाकार वही होता है कि कैमरे के सामने जो आपका काम है उसको आपको करना है। घर में मालूम है कि इतना बड़ा दुख हुआ है, किसी की मौत हुई है, या जो कुछ भी बुरा काम हुआ है ना, कुछ बुरा हादसा हुआ है, लेकिन आप कैमरे के सामने जब हैं तो आप लोगों को हंसा रहे हैं। यही कलाकार की पहचान है। सर हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आपसे बात करने को मिल रही है हमसे। सेम है, ऐसे हैं, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है सर। बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि अभी आपको हम देख रहे हैं तो आपका जो फेस है वो सीरियस टाइप का फेस है आपका, तो फिर आप कॉमेडी को आपको कैसे रोल मिला? इसका जवाब मैं क्या दूं यार। मैं एक बात बताऊं आपको, हम और जो भी, मैं क्या, मेरे जैसे बहुत सारे कलाकार, जितने भी कलाकार हैं, जब हम लोग कैमरे के सामने जाते हैं ना, तो हम वो सीन करते हैं बस।
हम उस वक़्त हम ये भूल जाते हैं कि हम मुश्ताक खान हैं या वो हैं, ये हैं, वो हैं। हम जो सीन हमें दिया जाता है, हम उसको थोड़ी देर देखते हैं, ये अब हमको ये करना है, तो बराबर। बस वही करना है। इसके अलावा कोई ध्यान भी ज़्यादा नहीं रहता है। अब क्या हो गया कि करते-करते थोड़ा-सा आदत बन गई है और इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े-बड़े कॉमेडियंस होते थे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, उतने सीरियस होते थे वो, समझे ना? लेकिन जब वो कैमरे के सामने जाते थे, तो एकदम एकदम चेंज हो जाते थे। जस्ट लाइक ए स्विच ऑन, स्विच ऑफ। यस कि सर, यहाँ पर बिल्कुल। हमको थोड़ा हँसाना है लोगों को या यहाँ पर सीरियस होना है। तो जब आप धीरे-धीरे एक्टिंग के उस पड़ाव पे चले जाते हैं, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो जितना आप कर और इसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसकी कोई एक्टिंग की कोई सीमा है ही नहीं है। कोई ये कहे कि मैंने कमाल कर दिया। जब हम काम करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि लोग बोलते हैं, अरे बहुत अच्छा, वेरी गुड, कट इट, बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन हमको ऐसा लगता है नहीं, मैं इसमें और कुछ अच्छा कर सकता था। तो जो सीन हमको मिलता है उसमें हम खो जाना कोई भी कलाकार के लिए, मेरे लिए या कोई भी कलाकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम आपको ऐसे कितने उदाहरण देंगे जो इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, जो कि अब आपको लगेगा अरे ये तो ऐसा है, लेकिन वहाँ पर्दे के सामने ऐसा है। तो ये नहीं है कि अगर मैं कोई कॉमेडियन है तो वो बाहर भी, यहाँ भी, घर में भी कॉमेडी करते रहे। हो सकता है एक कॉमेडियन जो फिल्मों में आप देखता जो आपको इतना हंसाता है, घर में उसकी बीवी उसको बिल्कुल पसंद ना करती हो, बच्चे उसको डांटते हो, है ना, अरे यार इतना खड़ूस आदमी है। लेकिन जब वो कैमरे के सामने जाता है तो अलग ही हो जाता है। तो बीवी सामने होते कि यार वहाँ जाकर तो सबको हंसाते हो, यहाँ जाकर कितना मुंह बना के रखते हो। तो ये कलाकार के साथ ये होता है। थैंक यू मनीष जी। वेलकम, आपका काम हमको बहुत पसंद आया सर। हाँ, थैंक यू। वेलकम में भी देखो अभी अब हम वहाँ पे हम खुद नहीं हंस रहे हैं, सिचुएशन भी ऐसी है ट्यूशन चाहिए, और यस। वो उस हिसाब से वो कैरेक्टर है। हाँ, लेकिन लास्ट में जब आप भागे ना, लकड़ी को साइड में रख के, तब और मजा आया। ये अब तक तो सब मतलब नौटंकी हो रही थी। थैंक यू वेरी मच। आपका इतना प्यार मिलता है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन ये है कि सर अभी आप इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अब आप प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते होंगे कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट करना है और कौन सा प्रोजेक्ट नहीं करना है। तो सर बेसिकली जब आपके पास प्रोजेक्ट आता है तो आप स्क्रिप्ट में अब क्या-क्या चीजें देखते हैं और कैसे सिलेक्शन करते हैं कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट करना है? पहला क्वेश्चन सर मेरा ये है एंड सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जब भी आपको कोई कैरेक्टर मिलता है तो उसमें नयापन लाने के लिए आप किन-किन बातों का ख्याल रखते हैं? और कैसे जब भी आप ऑब्जर्व करते हैं किसी को तो उसमें किन बारीक चीज़ों का ध्यान रखते हैं? सर ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू। 2 सवाल आपने किए हैं। तो पहले सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं कि भाई देखिए, सिलेक्शन जो बात है ना, वो इतना हमारे लिए अभी इतना वो नहीं हुआ है कि हम इतना सिलेक्शन करें। बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन हाँ कहीं-कहीं जहाँ डायरेक्टर हमसे पूछता है कि यार ये 2-3 कैरेक्टर हैं, आप क्या कौन-सा करना चाहेंगे? तो वहाँ हम कर लेते हैं कि मैं ये करूँगा। लेकिन ज़्यादातर ये होता है हमारे साथ बेटा कि हमें इतना मौका नहीं मिलता है कि हम सिलेक्शन कर सकें कि हमें कौन-सा रोल करना है, नहीं करना है। बल्कि हम ये कोशिश करते हैं कि हमें जो भी रोल मिलता है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो रोल कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अच्छा है और कहानी के साथ उसका रिश्ता कितना है, कितना जुड़ा हुआ है वो। हम ये देखते हैं। हम देखते हैं कि रोल भले ही छोटा हो, उसकी लेंथ कम हो, लेकिन इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेक्शन हम उतना नहीं कर पाते हैं जितना कि बाकी हमारे हीरोज़ करते हैं या हीरोइंस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। जो देखिए, हम लोग तो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, तो हम कैरेक्टर आर्टिस्ट ज़्यादातर हम सेलेक्टिव तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि हम ये रोल करेंगे, वो रोल करेंगे, या हीरो का रोल करेंगे, या मैं मेन विलेन करूँगा, वैसा नहीं। लेकिन ये कि हाँ, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल हम ये देखते हैं कि इस फिल्म में ये जो आप हमको कैरेक्टर दे रहे हो वो कितना इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया। आपका दूसरा सवाल था कि आप कैरेक्टर के साथ हम कैसा करते हैं। तो मैं ये जब भी कोई कैरेक्टर मुझे करना होता है और उसको बेहतर करना होता है, तो मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि ये इस तरह का कैरेक्टर मैंने अगर इसके पहले किसी फिल्म में, सपोज जैसे इंस्पेक्टर का रोल है, कि भाई इसके पहले मैंने इंस्पेक्टर रोल की 10 फिल्मों में कर चुका हूँ, अब इस फिल्म में एक फिर इंस्पेक्टर रोल मिल गया है,
या कोई और रोल मिल गया है जिसको मैंने ऑलरेडी पहले से कर चुका हूँ, तो उसमें कोशिश ये करता हूँ कि मैं इसको नयापन क्या लाऊं। तो नयापन लाने के लिए मैं लैंग्वेज का सहारा लेता हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज का सहारा लेता हूँ, मेरा कुछ ऐसा मैनरिज्म मैं बनाता हूँ ताकि एक अलग इंस्पेक्टर लगे, ताकि अलग एक करेक्टर लगे, उसमें मैं मेहनत करता हूँ। उसके लिए मैं ज़्यादातर अपने गाँव के इंस्पेक्टर या अपने आस पड़ोस के इंस्पेक्टर या ऐसे कुछ एक टिपिकल करेक्टर्स को मैं देखता हूँ कि ये इंस्पेक्टर ऐसी बात करता है, ऐसे ऐसा चलता है या ऐसा बोलता है, तो उसकी लैंग्वेज ऐसी होती है। तो उस तरह से हम करेक्टर को बना करके काम करते हैं ताकि उसमें कुछ नयापन आए, कुछ और हमें भी करने में जब मज़ा आना चाहिए कि एक करेक्टर जब हम करते हैं तो कोई भी हम काम करें, चाहे वो एक्टिंग का काम हो या वो डॉक्टरी का पेशा हो या इंजीनियर का पेशा हो, यहाँ तक कि मैं तो समझता हूँ कि एक जो मज़दूर जो काम करता है उसको भी उसके काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, तब वो बात अच्छी बनती है। थैंक यू सर। सर वन थिंग मैं आपके लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी, आप बहुत ही हम्बल हैं। सो थैंक यू सो मच हमारी क्वेश्चन का इतने अच्छे से। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा था, अभी तक आपने जितने भी रोल किए उसमें ऐसा कौन सा रोल था कि आपको टॉप लगा, हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। मैं डील किया कैरेक्टर के साथ ऐसा? वैसे देखिए तो मैं तो एक मेरी फिल्म थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं वो, हालांकि मैंने ज़्यादातर कॉमेडी रोल्स किए हुए हैं। दो फिल्में मेरी एक साथ आ गई थी, एक थी हमें राही प्यार के और एक और फिल्म थी सर, SIR। वो सर फिल्म जो थी वो उसमें मेरा नेगेटिव रोल था जिसमें मैं लोगों का गला काटता हूँ, मारता हूँ एकदम ब्रूटली। वो बहुत ख़तरनाक रोल था मेरे लिए और पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा तो वो फिल्म मेरी एक नेगेटिव रोल था, उसमें गैंगस्टर्स की फिल्म थी वो। तो वो रोल मुझे बहुत पसंद था, वो क्योंकि वो एक बड़ा ही ईमानदार रोल, ईमानदारी से वो रोल मुझे दिया गया था और एक वफादार एक करेक्टर था वो मेरा, जो परेश रावल के साथ होता है। वो फिल्म कभी आप देखना तो आप भी मुझे ऐसा लगता है आप भी पसंद करेंगे। लेकिन क्या हुआ था कि हमें राय प्यार के जब रिलीज़ हुई थी और ये भी फिल्म रिलीज़ हुई थी तो हमें राय प्यार के ज़्यादा बड़ी हिट हो गई थी, तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे कॉमेडी रोल दिए। और लेकिन मैं डिफरेंट रोल करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, सीरियस रोल करना पसंद करता हूँ और वैराइटीज़ रोल करना पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे हर तरह के रोल करने को मिले, तो उसे एक चैलेंज होता है एक कि भाई चलो इस रोल को करेंगे तो कैसे करेंगे, इस रोल को करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सर का रोल मुझे जो करेक्टर था मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम कैसे डायलॉग डिलीवरी करें और उस पर बढ़िया काम कर सके, मतलब उस पर क्या प्रैक्टिस करें और कैसे करें। देखिए अभी तो आज की डेट में विशाल साहब, एक्टिंग का जो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप जितने नेचुरल होंगे उतना ही अच्छा होगा। तो आपके डायलॉग डिलीवरी क्या है, कैसी है, कुछ नहीं है। एक करेक्टर होता है, आप जो भी करेक्टर आपको मिलता है, वो जैसी भी आपकी आवाज़ निकलती है, जो भी आपका नेचुरल जो आपकी जो फीलिंग्स हैं उसके साथ जो आपके डायलॉग्स डिलीवरी होती है, वही सब कुछ है। मैं आपको बता दूं, उसके लिए आप कोई ऐसा नहीं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए और आप डायलॉग बोलने वाले होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है। आज का जो सिनेमा है वो इतना नेचुरल हो गया है, इतना नेचुरल हो गया है कि उसमें सब बनावटीपन और ज़्यादा मतलब जो डायलॉगबाजी और ये सब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, ये है कि मैं इतना ज़रूर आपसे कहूँगा कि अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, तो हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी ठीक हो, आपको लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान हो, क्योंकि और आपके तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपके अच्छे हों और भाषाओं का ज्ञान हो और आप प्रॉपर बोल सकें, ताकि क्योंकि आपको सामने वाले को आपको मुतासिर करना होता है, आपको अपनी बात कहनी होती है और अलग अलग अंदाज में कहनी होती है। तो उसके लिए जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे सब होता रहेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने काफी बड़े बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया है, एक्टर्स के साथ भी काम किया है और न्यू कमर के साथ भी काम किया है, तो जो एक न्यू कमर होता है वो ऐसी क्या गलती करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं आपको बताऊँ, मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि न्यू कमर जब किसी इस्टेब्लिश एक्टर के साथ, किसी स्टार के साथ जो बहुत फिल्में कर चुका, उसके सामने अगर उसको एक्टिंग का हो, तो
मैं सबसे पहले आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ, वो ये है कि जब कैमरा ऑन हो जाए और जो भी आपको कैरेक्टर दिया गया है, तो सपोज़ आप किसी भी बड़े स्टार के सामने, कोई भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, आप भूल जाइए कि वो स्टार है। सपोज़ आपको रोल एक डॉक्टर का दिया हुआ या एक इंस्पेक्टर का रोल दिया हुआ है और सामने जो स्टार है उसका रोल चोर का है, तो अब भैया ऐसा थोड़ी कि वो स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है, सपोज़ आमिर खान है सामने, है, उसका कैरेक्टर एक चोर का है और आप इंस्पेक्टर हैं, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप चोर बने हुए हैं, वो इंस्पेक्टर है, क्योंकि वो तो अपना कैरेक्टर करेगा, तो आपको भी अपना कैरेक्टर। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि आपको भूल जाना होगा कि आप सामने कौन है। और ये सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, जब पूरी तरह से आप अपने कैरेक्टर में रहते हैं। अगर आप एक इंस्पेक्टर हैं तो आप बिल्कुल इंस्पेक्टर की तरह रहेंगे। आप वो बात अलग है कि जब कट हुआ, शॉट ओके हुआ, फिर आप चले गए, सर कैसे हैं, सॉरी सर मैंने आपको डांट दिया, ये वो हो सकता है, बट लेकिन आपको ये भूलना पड़ेगा कि सामने कोई बहुत बड़ा स्टार है। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन है, वो एक कैरेक्टर है सिर्फ, और कुछ नहीं है। और आपने जो आपका जो कैरेक्टर है वो एक रौबदार कैरेक्टर है, ऑर्डर करने वाला है, पावरफुल कैरेक्टर है। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि वेलकम में आपका बल्लू वाला कैरेक्टर बहुत प्यारा लगता है सर, बहुत पसंद आता है सर। थैंक यू वेरी मच। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने कैरेक्टर को इतनी नेचुरलिटी के साथ कैसे प्ले करते हैं? जैसे मैंने वेलकम का ही बताया, बल्लू में आपके अलावा मतलब किसी को इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। आपके इतने बड़े मतलब आपने वो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है उसके लिए। और सही बात है, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग बल्लू को बहुत याद करते हैं और मुझे बोलते हैं वो डायलॉग। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उसमें डायरेक्टर का भी और राइटर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, और एक्टर को तो करना ही पड़ता है। अगर आपको कैरेक्टर अच्छा मिल जाए, आपको राइटर का डायलॉग्स आपको अच्छा मिल जाए और डायरेक्टर आपको अच्छा मिल जाए, तो फिर क्या होता है कि सोने में सुहागा हो जाता है, क्योंकि फिर एक्टर का जो काम है ना वो आधा बन जाता है ना। तो वो मेरे साथ वेलकम में हुआ, राइटर ने बहुत अच्छा रोल लिखा था और उसको करने में मुझे बहुत मज़ा आया। जहाँ तक ये है कि कॉन्फिडेंस ये था कि मतलब ठीक है, अगर सामने जो भी कलाकार हों, जैसे भी कलाकार हों, आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार थे, नाना पाटेकर थे एंड अनिल कपूर थे, इतने मतलब सीनियर एक्टर्स थे, उनके साथ काम करना और फिर इस तरह से अब उनके बीच में अगर आपकी कोई तारीफ़ करे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आप जिस तरह से आपने अभी तारीफ़ की, बट ये है कि हाँ, और बहुत सारी, तो मैं फिर आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये सब कॉन्फिडेंस जो आया है वो थिएटर की वजह से भी आया है। सो मच सर। थैंक यू। मैं मोटिवेट और अंदर से ग्रेट फील कर रहा हूँ आपसे मिलके, आपकी वॉइस को महसूस करके। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसा कि अभी अजय भाई ने बोला कि आप जो रोल है आप अपने कैरेक्टर के साथ बहुत अच्छा न्याय करती हैं, चाहे वो गदर का हो चाहे वो वेलकम का हो। लेकिन जो ये कैरेक्टर के साथ न्याय करते हैं, इसके पीछे का कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर करना चाहे कि आप कैसे न्याय करते हैं? अगर डायरेक्टर भी आपको मंजूरी ना दे तो आप डायरेक्टर को कैसे कन्विंस करते हैं कि भाई मुझको इस कैरेक्टर के साथ आप न्याय करने दें? जी, बहुत अच्छा नितिन, आपने अच्छा सवाल किया। देखो दोस्त, जब हमको कैरेक्टर मिलता है ना तो हम देखते हैं कि इसको हम कितना अच्छा कर सकते हैं, और जो भी होता है ना, हम जो भी करते हैं ना वो डायरेक्टर के साथ उसकी सहमति के साथ ही करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक फिल्म थी मेरी, हमें राय प्यार के। हमें राय प्यार के में आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, बहुत 93 की फिल्म है ये, पता नहीं आप उस वक्त पैदा हुए थे कि नहीं, आई डोंट नो। 93 में आ गए थे ना? नहीं हुआ था, पैदा भी नहीं हुआ था सर। बहुत सारी ऐसी फिल्म है। तो वो कैरेक्टर मेरा बहुत हिट हुआ था। तो मैं ये देखता हूँ कि जब मैं कैरेक्टर करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ अपने आस पड़ोस में अगर कोई मेरे को टीचर का रोल मिल जाए तो मैं देखता हूँ कि यार मेरे को स्कूल में टीचर इतना पढ़ाते थे। तो आपने भी देखा होगा कि टीचर अलग अलग टाइप के टीचर होते हैं, है ना, हर एक की आदत होती है, कुछ भी यार अलग अलग मैनेजम होते हैं, है ना। तो उस तरह का मैं देखता हूँ कि अगर कोई मुझे शराबी का रोल मिल गया तो मैं देखता हूँ कि मेरे गाँव में शराबी किस तरह से होते थे। इंस्पेक्टर का मिल गया तो देखता हूँ कि यार इंस्पेक्टर किस तरह के होते थे। तो वो जब हम देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, ये नहीं कि हमको इंस्पेक्टर का रोल मिला तो बस डांटना शुरू कर दिया और ये है वो, ऐसा नहीं। कैरेक्टराइजेशन करने के लिए आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि एक अलग अलग डॉक्टर तो हज़ारों लाखों डॉक्टर होते हैं,
है ना, इंस्पेक्टर भी हज़ारों लाखों अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उनमें से आपको पिक्यूलियर ऐसा करेक्टर चुनना पड़ता है जो कि इंटरेस्टिंग हो, जो थोड़ा सा अनोखा हो, पिक्यूलियर हो, टिपिकल हो। तो उसके लिए हम आजू बाजू में, सामने, पड़ोस में, यहाँ वहाँ देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करके कैसे वो बिहेव करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, वो चलते कैसे हैं, वो बात कैसे करते हैं, उस पर हम थोड़ा वर्कआउट करते हैं। उसके बाद हम डायरेक्टर से बात करते हैं कि यार मैंने ऐसा सोचा हुआ है सर, मैं इसको ऐसा कर लूँ क्या? वो बोलता हाँ हाँ अच्छा है, गुड। अगर उसको अच्छा नहीं लगता तो कहते नहीं 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 ऐसा मत करो, इस तरह से मत करो। ये पूछना है कि जब लोग ये बोलने लगे कि तुमसे होगा नहीं होगा, तो हम दूसरों की बातें सुने या फिर हम खुद पे भरोसा रखें कि जब हमें ये लगे कि हम कर सकते हैं, हमें खुद पे कॉन्फिडेंस है कि हम ये कर सकते हैं। तो क्या सर आपके साथ भी ऐसा हुआ था सर? हाँ, ये होता है, बिल्कुल होता है, कई बार हुआ है। और लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि ये जब आप में जब तक कॉन्फिडेंस, इसलिए मैंने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि यू कैन जज योर सेल्फ। आपको पता होना चाहिए आप कर सकते हैं कि नहीं। कूद जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। गिरते हैं सहसवार ही जंग मैदान में। जो बाहर डर के बैठे रहते हैं वो बहुत बाहर ही रहते हैं, इसलिए आपको मैदान में तो आना ही पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो खौफ है, ये डर है, और ये सामने वाले क्या बोल रहे हैं उनकी परवाह नहीं करने का। अगर आप में कॉन्फिडेंस है कुछ करने का तो बिल्कुल कर लीजिए। थोड़ी बहुत गलती होगी, कहीं ना कहीं चूक होगी, कुछ नर्वसनेस होगी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका सर, इसलिए तो मैंने हमेशा कहा है कि कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आप में क्या है वो सामने वाला कैसे बताएगा, आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हैं वो सामने वाला क्या बताएगा। ये तो आपको करके दिखाना है कि मैं ये कर सकती हूँ। थैंक यू मनीषा, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा सबसे मिल करके, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके रिप्रेजेंट का। और मैं आपसे दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, सब आप रहें, स्वस्थ रहें, और जो भी आपने सोचा है भविष्य के लिए वो आपकी मनोकामना ईश्वर पूरी करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।